देश के सवाल में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को पेट्रोल चोर कहा, तो संजय जायसवाल ने पीके के खिलाफ 125 करोड़ रुपए की मानहानि का केस कर दिया। संजय जायसवाल तो पीके को जेल भिजवाने की बात कर रहे हैं। पीके ने चुनाव प्रचार के दौरान कई दूसरे नेताओं पर भी बहुत व्यक्तिगत और निजी हमले किए हैं। तो क्या पीके के हमलों का टिकट बंटवारे पर भी कोई असर पड़ेगा? क्या नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर पीके जैन जी को साध पाएंगे? ये तमाम सारी परिस्थितियों के मद्देनजर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 2 चरण में चुनाव होंगे। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। आपको बता दें, 6 नवंबर को पहला फेज होगा, पहले चरण का मतदान होगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। 14 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि बिहार की गद्दी पर अगले 5 साल के लिए कौन बैठने वाले हैं। क्या एनडीए यानी कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर 20 साल बाद बैठने वाले हैं? 20 साल से लगातार वो अपनी सरकार में मुख्यमंत्री पद बने हुए अगर, और तो क्या 20 साल के बाद फिर से नीतीश कुमार एक बार और 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होने वाले हैं? या फिर लंबे समय से इंतजार कर रहे आरजेडी या तेजस्वी यादव भले ही कुछ महीनों के लिए बीच में सत्ता में आए, उप मुख्यमंत्री बने, तो क्या बिहार की गद्दी पर महागठबंधन या आरजेडी के तेजस्वी बैठेंगे? इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 14 नवंबर का, तब जबकि चुनाव परिणाम निकल कर आएंगे। बहुत सारी घोषणाएं कर दी हैं। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव की घोषणाएं की हैं। इस चुनाव में बहुत सारे संकेत दिए हैं। 40 दिन का ये चुनाव होने वाला है। 40 दिन में तमाम सारी चीज़ें होंगी। पहला फेज़ जैसा मैंने आपको बताया कि 6 नवंबर को होगा। पहले फेज़ में कुल 121 सीटें आएंगी। 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरा फेज़ जो कि 11 नवंबर को है, उसमें 122 सीटें होंगी और कुल मिलाकर 243 सीटों पर 14 नवंबर को गिनती हो जाएगी। 2 चरणों में ये चुनाव इसलिए रखा है क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने छठ त्योहार का जिक्र किया था, इसलिए छठ त्योहार को ध्यान में रखकर यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव रखा गया है। कई सारे संकेत भी देने की कोशिश की गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जो 5 बड़ी बातें हैं मैं उनका जिक्र कर देता हूं। इलेक्शन कमीशन ने एक बूथ पर 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 1200 वोटर होंगे, ना ज़्यादा मारामारी होगी, ना भीड़ होगी, ना कोई परेशानी आएगी। अगर इनकेस किसी एक बूथ पर कोई ईवीएम खराब भी हो जाती है तो तत्काल ईवीएम बदलने का इंतज़ाम भी रखा गया है। दूसरा जो बड़ी बात है, पोलिंग बूथ की 100% वेब कास्टिंग की जाएगी, यानी कि कैमरे की नज़र रहेगी। आप खुद भी देख सकते हैं, ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फ़ोटो होगी। कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि हमारे कैंडिडेट का या मेरे कैंडिडेट का या मेरा काला फ़ोटो था, ब्लैक एंड वाइट था, वो भी ठीक से नहीं दिख रहा था। रंगीन फ़ोटो होगी तो मतदाता अपने उम्मीदवार को बेहतर तरीके से देख भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। दूसरा, बूथ तक वोटर मोबाइल ले जा सकते हैं। वोटर अब अपना मोबाइल फ़ोन बूथ तक ले जा सकते हैं। पहले मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते थे, मोबाइल आपको जमा करना होता था। अब मोबाइल फ़ोन ले जाने की छूट दे दी गई है। 5वीं बड़ी चीज़, बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी तक ही पोलिंग एजेंट बैठ सकते हैं, वो उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, ये भी कह दिया गया है। इसके साथ साथ बैलेट पेपर पर बड़े अक्षरों में सीरियल नंबर डाले जाएंगे। वोटर स्लिप में बड़े अक्षरों में बूथ की संख्या होगी। बूथ के बाहर मोबाइल फ़ोन जमा करने की सुविधा फिर भी रखी गई है। बूथ से 100 मीटर बाहर उम्मीदवारों को टेबल लगाने की अनुमति दे दी गई है। वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म जारी कर दिए गए। इसमें 40+ ऐप्स और वेबसाइटों को जगह दी गई है। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। ये बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर भी ये आरोप लगते थे कि जो स्थानीय प्रशासन है वो किस तरीके से
कैंडिडेट को जिताने में, खासकर उन कैंडिडेट को जिताने में जो कि सत्ता में होते हैं, जिनकी सरकारें होती हैं, उनको जिताने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ये साफ कह दिया है कि जो पोस्टल बैलेट हैं, जो डाक पत्र हैं, जो दूर के कर्मचारी हैं या जो बाहर रहते हैं, वो डाक के जरिए अपने वोट भेजते हैं, तो पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड के पहले होगी। हर 2 घंटे में रियल टाइम वोटर टर्नआउट जारी किया जाएगा। पहली बार दिल्ली में 700 बूथ लेवल एजेंट्स की ट्रेनिंग हुई है। बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए फोटो पहचान पत्र जारी किए गए। 5% ईवीएम के बर्न मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की भी जांच की गई है। तमाम सारे संकेत हैं और जैसे ही इन चुनावों की घोषणा बिहार में हुई है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन सियासी दलों के आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं थमा। बिहार चुनाव से सियासी पारी शुरू कर रही जन स्वराज पार्टी ने एक एक कर तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जन स्वराज पार्टी का फिलहाल किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं है। इस लिहाज से देखें तो बाकी सभी दल, चाहे वह सरकार में हो या विपक्ष में, जन स्वराज के लिए विपक्षी दल ही है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी पीके के आरोपों से नाराज बेतिया के बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने पीके पर बड़ा हमला बोला है। संजय जायसवाल ने पीके को राजनीति का सबसे बड़ा दलाल बताया है। उन्होंने पीके पर बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और डीएमके समेत कई पार्टियों में दलाली करने का आरोप भी लगाया। संजय जायसवाल ने कहा कि अब पीके सत्ता के सौदागर बन गए हैं, जैसे जमीन के दलाल कमीशन बढ़ाने के लिए खुद सौदे करते हैं। संजय जायसवाल पीके के आरोपों से इतने तिलमिलाए हुए हैं कि उन्होंने पीके को जेल भिजवाने तक की बात कही है। दरअसल संजय जायसवाल पीके के उस बयान से भड़के हुए हैं जिसमें पीके ने उन्हें पेट्रोल चोर कहा और डीजल आपूर्ति में कथित घोटाले का आरोप लगाया था। जन स्वराज पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी तमाम दलों पर करप्शन का आरोप लगा चुकी है। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने बेतिया से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर कई आरोप लगाए थे। पीके ने संजय जायसवाल पर पेट्रोल पंप के व्यावसायिक लाभ लेने का आरोप लगाया। पंप के लिए छावनी फ्लाईओवर का अलाइनमेंट बदलने का भी आरोप लगाया। डीजल आपूर्ति में कथित घोटाले का आरोप लगाते हुए पेट्रोल चोर कहा था। इतना ही नहीं, संजय जायसवाल ने लीगल नोटिस में इन आरोपों का पोस्टर लगाकर बार बार अपमानित करने का भी आरोप पीके पर लगाया है। पीके के आरोपों के बाद ही संजय जायसवाल ने उनके आरोपों को नकारते हुए मानहानि का केस करने की धमकी दी थी। संजय जायसवाल ने कहा था कि या तो पीके माफी मांगे या फिर मुकदमे के लिए तैयार रहें। माफी न मांगने की सूरत में संजय जायसवाल ने पीके पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। जिस पेट्रोल पंप का हवाला देकर आरोप लगाए गए, उस पेट्रोल पंप को संजय जायसवाल ने अपने भाई का बताया था। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक ने संजय जायसवाल से पहले कई नेताओं पर करप्शन और घोटाले के आरोप लगाए। पीके ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर हत्या और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर दिलीप जायसवाल से पैसे लेकर फ्लैट खरीदने का आरोप लगाया। तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर फर्जी डिग्री का आरोप लगाया। सम्राट चौधरी पर पीके ने एक रेप केस में आरोपी होने का भी आरोप लगाया है। नेताओं का आरोप लगाना और आरोप साबित होना दोनों ही दो बातें हैं। पीके बिहार की मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर कई बार हमला बोल चुके हैं। जाहिर है पीके के टारगेट पर ज्यादातर युवा हैं। युवा यानी जनरेशन जी। अब सवाल है कि क्या विपक्षी नेताओं पर लगाए गए आरोपों से पीके जेन जी को साधने में सफल हो सकेंगे? क्या पीके के आरोपों से पार्टियों में मौजूदा विधायकों पर टिकट का संकट खड़ा हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि क्या बिहार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तेज हो जाएंगे? देश का सवाल है कि मानहानि केस के बाद पीके आरोप लगाना बंद कर देंगे? देश का सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर जैन जी को साधने में सफल हो पाएंगे? देश का सवाल है कि क्या पीके के आरोपों के बाद कुछ विधायकों का टिकट भी कट सकता है? और देश का सवाल है कि क्या पीके अरविंद केजरीवाल मॉडल को अपना रहे हैं, जो लगातार धड़ाधड़ एक के बाद एक आरोप लगाते जा रहे हैं? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बस सीधे चलते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, डॉक्टर राजकुमार राजन प्रवक्ता आरजेडी हैं, सैयद मसीह
उद्यन प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी मेरे साथ जुड़े होंगे। सबसे पहले चलेंगे ऋषभ तिवारी के पास चलेंगे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ऋषभ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाल के दिनों में ये पहला मसला नहीं है, संजय जायसवाल के ऊपर लगाए गए आरोप, चौधरी के ऊपर जो डिप्टी सीएम उनके ऊपर लगाए गए, एक के बाद एक लगातार पीके आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये आरोप कोई सामान्य नहीं है, मर्डर के भी आरोप लगा रहे हैं, चरित्र के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, चोरी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों को बीजेपी कैसे देखती है? सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और आज चुनाव की घोषणा भी हुई है, तो पूरे बिहार के वासियों को इस लोकतंत्र के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनसे उम्मीद करता हूं कि बढ़ चढ़कर वो वोटिंग में हिस्सा ले, लोकतंत्र में हिस्सा ले। और इस आज के चुनाव की घोषणा पे भी जाएंगे, लेकिन पहले आपके सवाल पे आ जाते हैं सर। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे लिखती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे बिहार की जनता प्रशांत किशोर को केवल और केवल केजरीवाल जी का एक दूसरा 2.0 थ्योरी को समझ रही है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं आपको क्योंकि प्रशांत किशोर को भली बात ही पता है कि मीडिया में हाईलाइट होना कैसे है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की पॉलिटिक्स करना कैसे है। दूसरे को कंसल्टेंसी देते देते आज वो खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि उनका चुनावी आधार किस रूप से बनेगा। कैडर उनके पास है नहीं, कार्यकर्ता ढंग से बने हैं नहीं, मीडिया से संबंध पुराना रहा है उनका, तो उनको पता है कि हमें कैसे मीडिया में बने रहना है। और उसका सीधा तौर पे एक परफेक्ट एग्जांपल है आरोप लगाना और आरोप लगाकर अपने आप को सत्ता के गलियारों में किसी तरह लाना। तो ये वही कर रहे हैं। जनता को पता है कि प्रशांत किशोर आरोप के जरिए वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि कम ड्यूरेशन में कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे उस थ्योरी को प्रशांत किशोर अपनाना चाह रहे हैं। तो लेकिन इन आरोपों पे हम नहीं जाने वाले, ना बिहार की जनता जाने वाली है। ये उसी तरह के आरोप हैं कि शीला दीक्षित पे आरोप लगाते थे केजरीवाल और बाद में उसी शीला दीक्षित की कांग्रेस से सरकार बना बैठे थे केजरीवाल। तो ये आरोप लगाएंगे, प्रूव नहीं देंगे। भैया इतना आपके पास आरोप का झोला है तो जाके कोर्ट में जाइए ना, प्रूव दीजिए ना, लेकिन देंगे नहीं और केवल यहां पे अनर्गल बातें करेंगे और हाईलाइट होने के लिए राजनीति करेंगे। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मसूद्दीन, जन स्वराज पार्टी के नेता हैं। सैयद साहब, ठीक जिस तरह का आरोप, जिस तरह की बातें प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में लगा रहे हैं, ठीक ऐसा ही आरोप हमने देखा था दिल्ली के चुनाव में, जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ और अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने गए तो एक तरह से पूरी कायनात को उन्होंने भ्रष्टाचारी बता दिया था। ये भी बता दिया था कि शीला दीक्षित और उनके मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप है, यूपीए की सरकार पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप है। ठीक वैसे ही बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने जो दावा किया, उन्होंने कहा कि 100 लोगों की लिस्ट है उनके पास, जिसमें कई मंत्री हैं, आईएएस अधिकारी हैं, 100 भ्रष्ट मंत्रियों की लिस्ट है और हमारी सरकार बनते ही सबको जेल भेजेंगे। वाकई सही है क्या? अजीब, आज भारतीय निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है बिहार के उपचुनाव को 2 चरणों में। जमहूरियत के इस उत्सव के लिए मैं बिहार के तमाम मतदाताओं को, बिहार के लोगों को और जो फर्स्ट कमर मतदाता हैं, जो पहली बार वोट देंगे, उनको हम अग्रिम रूप में बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। ये जमहूरियत का बड़ा उत्सव है। आपने, हमारे पूर्व वक्ता ने जो बातें कही हैं, मैं उनसे अदब से ये कहना चाहते हैं कि हमने जो बातें भी रखी हैं वो हमारे जो सूत्रधार हैं, हमारे जो लीडर हैं श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी, उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 को गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो कर्मस्थली है, जो संघर्ष की स्थली है, आस्था की स्थली है, भीतरवा आश्रम से उन्होंने पद यात्रा शुरू की थी चंपारण की धरती से और पूरे बिहार में 5500 से ज़्यादा गांव का दौरा किया और 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा की। इस दौरान, इस यात्रा के क्रम में चंपारण में अनेक तरह के लोगों ने उनसे मिलकर अपनी बात कही और इसी दौरान, इसी यात्रा क्रम में ये लोगों ने बताया कि बेतिया में जो फ्लाईओवर बन रहा था, सिर्फ ये यहाँ के स्थानीय सांसद डॉक्टर
संजय जायसवाल जी ने इसलिए रुकवा दिया कि उनके जो खानदानी पेट्रोल पंप है वो प्रभावित होगी, इसकी बिक्री प्रभावित होगी, इसलिए उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करके उसको बहुत दिनों तक लटकाए रखा और जब वहां व्यापक जन आंदोलन हुआ तो बना। दूसरी बात कि बेतिया नगर निगम के कई वार्ड पार्षद ने अपने मेयर को लिख करके दिया कि जो श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी का जो पेट्रोल पंप है उससे जो बेतिया नगर निगम को जो डीजल की आपूर्ति, पेट्रोल की आपूर्ति होती है उसमें फर्जी बिल बना करके 10 रुपये का 10 लीटर पेट्रोल डीजल लिया गया तो उसके जगह 20 लाख का फर्जी करके इस तरह कई करोड़ रुपए का इनका फर्जी भुगतान हुआ है। ये बात प्रशांत किशोर जी का आरोप नहीं है, ये बेतिया नगर निगम के लोगों ने, जो उनके संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, जो उनके मतदाता भी हैं, माननीय सांसद जी के जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके क्षेत्र के मतदाताओं ने कहा, किशनगंज के लोगों ने, पीड़ित परिवारों ने आके कहा। ये भारतीय जनता पार्टी के एक अध्यक्ष का मामला है। दूसरे अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को है, वो सिख अल्पसंख्यक समुदाय का माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, उसमें जो व्यक्ति चपरासी बना, किरानी बना और फिर एक हत्या करके उन मालिकों को भगा दिया और उस पर उसका मालिक बन गया, अपने बेटा को रजिस्ट्रार बना दिया। तो ये बातें जो जनता ने कही है उस बात को हमारे सूत्रधार सर प्रशांत किशोर ने, पब्लिक डोमेन ने, पब्लिक ये चाहती थी कि प्रशांत जी उसकी आवाज बने, उनकी इन लोगों की जो जबान से आवाज खींच ली गई है उसकी आवाज बने। आप ये सच्चाई नहीं है कि श्री दिलीप जायसवाल जी एक हत्या के अभियुक्त थे और उसमें जो तत्कालीन एसपी हैं उनकी बेटी को उसी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लेकर के और उस FIR से ही अपने को बाहर हुए। ये जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये तो और आश्चर्यजनक व्यक्ति हैं, चमत्कारी पुरुष हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री जगमोहन सूरज भान जी जब बिहार में राज्यपाल बन के आए तो मालूम हुआ कि इस आदमी ने अपना फर्जी प्रमाण पत्र दिया है राकेश कुमार ने। उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल ने पूरे मामले की जांच की और 26 नवंबर 1999 को इस आदमी को जो फर्जी था, जालसाज था, जो राकेश कुमार के साथ के नाम से मंत्रिमंडल में था, इसको बर्खास्त किया तत्कालीन राज्यपाल श्री सूरज भान ने और अपने आदेश में यह अंकित किया कि इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्होंने जितने भी निर्णय लिए हैं राज्य सरकार की संचिकाओं में उन सब की समीक्षा की जाए, सबको निरस्त किया जाए। यह आदेश था। आज तक उस आदेश का पालन नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि ये जो पूर्व कांग्रेसी है अशोक चौधरी, जो जनता दल यू में जब से गया शिक्षा विभाग में लूटा, भवन निर्माण में विभाग में लूटा, इनका इन्वेस्टमेंट तो देश छोड़िए विदेश में है। ये जाके दुबई में के ये सारा डॉक्यूमेंट्री है। हम भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से कहना चाहते हैं, जदयू के मित्रों, हम तो जदयू को धन्यवाद इस मामले में देना चाहते हैं कि जदयू ने अपने अधिकृत प्रवक्ता अगर ये सारी चीजें हैं, अगर ये डॉक्यूमेंटेड हैं, अगर ये सारी चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंटेड हैं, जी तो बिल्कुल मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर तो अभी तत्काल से आए नहीं हैं, जादू से तो आए नहीं हैं। वो तो बहुत समय से बिहार की राजनीति में जमीन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे लेकर आपने भी कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, पेपर हैं, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप कोर्ट क्यों नहीं चले गए? ये पब्लिकली आरोप लगाना और किसी एजेंसी में क्या किसी एजेंसी में जाकर आपने इसकी तथ्यों के साथ, पेपर के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ शिकायत की? क्या इन मामलों को लेकर आप कोर्ट गए? मेरा यह कहना है कि पीके इन मामलों को लेकर एजेंसी के पास क्यों नहीं गए, कोर्ट क्यों नहीं गए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितनी बातें हैं वो लोगों से भ्रमण के क्रम में, यात्रा के क्रम में, बातचीत के दौरान, साक्षात्कार में, उसके बाद हमारी पूरी टीम, हमारे वकीलों की टीम, हमारे इन्वेस्टिगेटिव टीम, सब ने जहां पर RTI हो RTI फाइल करके विभिन्न स्रोतों से वो कागज उपलब्ध किया। और जब आप कागज उपलब्ध किया तो हम पब्लिक डोमेन में गए हैं हम और निश्चित रूप से इनको हम लोग, चूंकि यही लोग गए हैं, एक
महापुरुष जो हैं वो कहते हैं कि 200 करोड़ का मेरा पूरा पाई हिसाब ठीक है, तो उन्होंने श्री प्रशांत किशोर जी के विरुद्ध 100 करोड़ के वकालतन नोटिस भेजा है। दूसरे ने घोषणा किया कि 125 करोड़ का वकालतन नोटिस। तो कोर्ट में ये लोग गए हैं, हम लोग जवाब भी दे देंगे, कोर्ट में फरिया लेंगे। अभी तो कोर्ट ने संज्ञान श्री प्रशांत किशोर जी के विरुद्ध कोई मानहानि का कोई संज्ञान तो लिया नहीं है। इन्होंने अभी वकालतन नोटिस अपने वकील से भिजवाई है। ऋषभ तिवारी मेरे साथ मौजूद है, मैं समझ गया, समझ गया सैयद साहब मैं समझ गया। ऋषभ तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं। ऋषभ तिवारी साहब, उन्होंने कहा कि भाई प्रशांत किशोर जब यात्रा में निकले, पत्रकारों से बातचीत की तो ये सारी चीजें आई, उन्होंने RTI निकाले, दस्तावेज निकाले, और दस्तावेज निकाल के सबसे पहले वो पब्लिक डोमेन में चले गए। अब पब्लिक डोमेन में इसलिए चले गए कि पहले जनता, जो प्रदेश की जनता की अदालत है वो तय कर ले, बाकी की अदालत बाद में देखी जाएगी जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे। तो अभी जन स्वराज के ये लोग तो ये महापुरुष लोग तो चले ही गए हैं, ये महापुरुष लोग तो कोर्ट गए हैं। कोर्ट में जब संज्ञान होगा, कोर्ट जब हमें सम्मन देगा तो मैं जवाब दूंगा। ऋषभ तिवारी, काहे मिर्चाई लग रहा है आप लोग को, चाहे इंडिया के लोग हों या NDA के लोग हों। प्रशांत किशोर जी की पार्टी मात्र एक साल की पार्टी से इतना मिर्ची क्यों है? इसलिए कि वो तमाम वोटर, पिछली बार 28% ऐसे मतदाता थे 2020 के चुनाव में जिन्होंने ना NDA को वोट दिया ना इंडिया को वोट दिया। वैसे मतदाता जनसुराज के साथ जुटे हैं। सैयद साहब, आपने जो आरोप लगा दिए समझ गए, लेकिन अब ऋषभ तिवारी जी से तो पूछ लें तो उन्हें मिर्चा लग रहा है कि मिर्ची लग रही है। एक बार तिवारी जी से तो पूछ लें, उन्हें तो उनसे पूछ लें। जो दुकान चला रहे थे राजनीति के नाम पर समाज से, इस दुकान में क्या क्या घपला हुई मैंने उजागर कर दिया। तो बेचारी, अरे वो दुकान चला रहे थे कि वेयर हाउस चला रहे थे कि थोक में काम कर रहे थे, एक बार उनसे भी पूछ लेते। बस जवाब दे दीजिए तिवारी जी। दिक्कत क्या है कि नए नए प्रवक्ता बने हैं तो इनको सिस्टम पता नहीं है। वही हाल इनके पार्टी के मुखिया का। तो आप जरा सुनिएगा, मिर्चाई कहां से किसको लगेगा अभी समझ में आ जाएगा। और जो फरियाने की बात कह रहे थे ना, तो कोर्ट में और जनता की अदालत में कौन किसको जनता फरियाद देगी वो समझ में आ जाएगा। आप सुनिए अच्छा से। प्रशांत किशोर कुछ नहीं है साहब। प्रशांत किशोर केवल पॉलिटिकल बिजनेसमैन है, और प्रशांत किशोर के आगे, पैसे के आगे कुछ नहीं है। जब उनकी जो महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल कंसल्टेंसी करते थे और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आ गई तो उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वो बीजेपी को अपने इशारों पे नचाना चाहे। तो ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से, भारत की नीतियों से और भारत के संविधान से चलती है। प्रशांत किशोर कंसल्टेंट हो सकते हैं, निर्माता नहीं हो सकते। वहां से वो भगाए गए, फिर वो पहुंचे नीतीश जी और लालू जी के गोद में। उस समय उनको नहीं दिखा गड़बड़ी आरजेडी के अंदर, लगे पूरा कैंपेनिंग करने, अब पूरी अच्छे तरीके से बताने कि सबसे अच्छी पार्टी तो आरजेडी ही है। तो उस समय उनको गड़बड़ी नहीं दिखी, क्योंकि पैसा मिल रहा था साहब। फरियाने के लिए तो पैसा चाहिए था ना, तो पैसा मिल रहा था। मिर्ची भी उस समय उनको जलेबी लग रही थी, मिठास लग रहा था, तो पैसा ले लिए। और जब वहां सरकार बनी तो राज्यसभा बेचारे जा नहीं सके, वहां से भागते पहुंच गए पश्चिम बंगाल, वहां से पैसा लिए। तो जहां पैसा दिखेगा, प्रशांत किशोर तो नाली से भी पैसा उठा ले, इस व्यक्तित्व का इंसान है वो। इस कदर गिरा हुआ है पैसे के पीछे में, और आज वो पैसों के लेकर आरोप लगाता है। मैं स्पष्ट पूछता हूं, एक होता है सर कि एक इंसान मेहनत करके अपना कोई इमेज बनाता है, भाषा संयमित रखिए। अरे क्या मर्यादित भाषा रखिए, क्या संयमित नहीं रखिएगा तो संयमित, क्या अमर्यादित भाषा है, क्या अमर्यादित मिर्चा संयमित रखिए भाषा। एंकर महोदय उनको समझाइए क्या अमर्यादित है। मैं अपने जनता फरियाद है, क्या फरियाद? जनता फरियाद, जनता जवाब देगी जनता। अरे चुप रहिए, 2 सीट आएगा नहीं, जमानत जब्त हो जाएगा। जनता बिहार की तैयार है। 15 साल लालू राबड़ी का शासन और 20 साल भाजपा नीतीश का, 35 साल से जनता उभी हुई है, बदलाव चाहती है, बदलाव। अरे बदलाव उसने दलाल से नहीं चाहती है, तो समझ में आ जाएगा आपको। दलाल से बदलाव नहीं चाहिए। जिसने पॉलिटिकल दलाली की हो पैसा लेकर, उससे बदलाव बिहार से नहीं होने वाला है। आपके परामर्श की जरूरत नहीं है, आपके परामर्श की जरूरत नहीं है। सर मैं बोल लूं बीच में, आपके परामर्श से राजनीतिक दल चलाएंगे। अरे नया प्रवक्ता बने, थोड़ा सुनिए, डेकोरम समझिए पॉलिटिकल डिबेट का, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, सुन लीजिए। मैं स्पष्ट कहना है कि प्रशांत जी, आपको नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए कि
मैं नीतीश कुमार के शुरू दौर का सहयोगी हूँ, समता पार्टी का संस्थापक सदस्य रहा हूँ। हाँ, तो भाग के आ गए ना, समता पार्टी का भाग के आ नवादा गए से उम्मीदवार रहे प्रशांत किशोर के झोली हैं। में, क्योंकि वहाँ भगा गए मैंने होंगे, नीतीश कुमार वहाँ के भगा साथ गए काम होंगे। किया है। हाँ, अरे भगा के ये होंगे। भाषा आपकी बोलने की है। पूरी नहीं जिस होगी। पार्टी में बिहार सारे है, पार्टी सुनिए लोग का सुशील जमावड़ा मोदी जैसा, जमशेदपुर में है। अरे भाई जिस सारे तरह सुशील मोदी पार्टी जैसा लोगों बड़ा का नेता पैदा हुआ, जमावड़ा आप जैसे जमशेदपुर लोग में है। गंदी भाषा जो का बिहार उपयोग को कर रहे हैं। लूटने के लिए नया भेड़ियापन निकले हैं ना, बन के भेड़िया शकल लेकर केजरीवाल पार्ट टू नहीं बिहार चलेगा की बिहार में। बिहार की केजरीवाल जनता पार्ट टू जान नहीं रही चलेगा है बिहार कि में। कौन लूट रहा है। भेड़िया बनकर हाँ, डेमोक्रेसी को लूटने उर्मिला का जो पांडे प्रयास कौन है? करने का बता दीजिए उर्मिला पांडे। यंत्र तंत्र लगा रहे हैं ना, वो नहीं चलने वाला है। 2 सीट आएगी नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी, चले हैं बिहार के लिए बात करने के लिए। अरे पैसा सबसे स्वरूप्रिय है प्रशांत किशोर के लिए। P4 पैसा, P4 प्रशांत किशोर, उससे ऊपर उठ नहीं सकते। बिहार के युवाओं की बात करेंगे और खुद के बच्चे को विदेश में पढ़ाएंगे। बिहार के उत्थान की बात करेंगे और उनका लिविंग स्टाइल जब कैमरे पे कुछ और बिहाइंड द कैमरा कुछ और रहता है। किसको समझा रहे हो साहब, किसको समझा रहे हो? हम उस अच्छा प्रशांत तिवारी जी किशोर एक को बात भी बता जानते हैं, दीजिए जो मुझे, बॉम्बे से निकला तिवारी था। जी, हम उस प्रशांत तिवारी किशोर जी को एक भी जानते हैं, संक्षेप जो में बात गुजरात से बता निकला दीजिए। था। और उस तिवारी प्रशांत किशोर जी को भी जाना है जो कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से निकला था।